हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपना न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास प्लस टू का। हम क्लास प्लस टू में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी की यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों की जाती है, पार्टनरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, राइट्स क्या क्या है पार्टनर के, वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। बेसिक जितना भी कंसेप्ट है वो हम आज सारा कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि पार्टनरशिप की क्यों जाती है। पार्टनरशिप इसलिए की जाती है क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस को उतना नहीं बढ़ा सकता जितना कि एक पार्टनरशिप फर्म बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर हमारे को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कुछ लोगों के साथ एसोसिएट होना जरूरी है। एसोसिएट का मतलब होता है लोगों के साथ जुड़ना। अगर हमें लोगों के साथ जुड़ना है तो हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है। सबसे पहली आती है पार्टनरशिप, दूसरी आती है हमारे पास कंपनीज। हमने प्लस वन में पढ़ा था, जितनी भी हमने अकाउंटेंसी करी थी वो सारी की सारी सोल प्रोप्राइटर के ऊपर बेस्ड थी। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो यानी कि जो एक सिंगल पर्सन अपना जो बिजनेस कर रहा है वो सारा का सारा किस तरीके से मैनेज करेगा, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होगी, वो सारा हमने क्लास प्लस वन में किया था। अब क्लास प्लस टू में हम फर्स्ट बुक जो है हमारी वो पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट बुक हमारी जो है कंपनी के ऊपर बेस्ड है। तो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या होता है कि जहां दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिस रीजन से लोग पार्टनरशिप को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लिमिटेड कैपिटल। अगर हम यही पार्टनरशिप में चले जाए तो जो हमारी कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे 2-3 लोग जुड़ के काम करेंगे तो सब अपनी अपनी अलग अलग कैपिटल लेके आएंगे, जिससे कि हमारे को बाहर से पैसा उठाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे सोर्सेज बढ़ जाएंगे अगर हमारे को पैसों की जरूरत होगी। यही अगर सिंगल पर्सन होता तो उसके पास सोर्सेज पैसों के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लिमिटेड सोर्स हो जाएंगे, जो कि वो पैसे ज्यादा बाहर से नहीं उठा सकता। दूसरी चीज क्या रहती है कि हमारे जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, यहाँ पे रिस्क जो होता है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। रिस्क कम नहीं होता, रिस्क डाइल्यूट हो जाता है। जो रिस्क एक सिंगल पर्सन के ऊपर जितना रिस्क आ रहा था वो सारा रिस्क यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा 3 या 4 पार्टनर्स में। सोल प्रोप्राइटर में लायबिलिटीज हमारी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, एक्सेसिव थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो सारी की सारी किसके ऊपर चली जाती थी? सिंगल ओनर के ऊपर। अब जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। यानी कि लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है, बस ये डाइल्यूट है, सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी जो लायबिलिटी है वो आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के लिए कोई एक एक्ट भी बना होगा। तो पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप जो है, जितने भी पार्टनरशिप के क्लोजेज हैं वो सारे के सारे किसके बेसिस पे चलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की, जो कि बताया पार्टनरशिप रेफर्स टू अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप के दो से ज्यादा लोग मिलकर जब भी काम करेंगे उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव के लिए वो बिजनेस होना चाहिए तो वो पार्टनरशिप होगा। अब इसमें एक पॉइंट बताया है, कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है? वो जो बिजनेस है वो सबके बेसिस पे चलेगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की भी सहमति नहीं होगी तो वो जो एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं करी जाएगी। इसीलिए कैरिड ऑन बाय ऑल, हर पर्सन का इक्वल राइट है हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। और एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। एनी ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी जो है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है लाइक ए बी सी और डी, 4 हमारे पार्टनर्स हैं, बी ने कहीं पे भी किसी भी डील में उसने हाँ कर दी कि हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी लेनी है या फिर ये वाली डील हमें लेनी है, तो हम ये मान के चलेंगे पूरी फर्म की क्या है, हाँ है। मतलब एक पर्सन जो है वो सबको रिजेंबल करेगा। एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल, एक पर्सन सबको रिजेंबल करेगा, वो फर्म को भी, वो सारे पार्टनर्स को भी। तो ये हमारी क्या थी, एक डेफिनेशन थी। कुछ इसके फीचर्स हैं, फीचर्स हम देखते हैं। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स जैसे कि सबसे पहला फीचर क्या है, 250 persons in a partnership। पार्टनरशिप में 2
2 से 50 लोग जो हैं, 2 से 50 लोग जो हैं वो पार्टनरशिप में हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 15। ये और एक चीज और आप पॉइंट को ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप में जितनी भी चीजें बताई गई है वो सारी की सारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलती है। लेकिन जो नंबर्स हैं, जो नंबर, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर कौन डिफाइन करता है? कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में, कितने मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा बिजनेस है उसका मोटिव मेनली क्या होना चाहिए? प्रॉफिट और अर्न करना होना चाहिए। ये नहीं कि वो कोई इलीगल काम कर रही है, लॉफुल का एक्टिविटी में वो एंगेज होनी चाहिए। और हमारे बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेयर प्रॉफिट, नेक्स्ट फीचर है हमारा शेयर प्रॉफिट इन अग्रीड रेशो। इन अग्रीड रेशो यानी कि प्रॉफिट जो है, हर पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयर करेगा एक अग्रीड रेशो में। हो सकता है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो कैपिटल के बेसिस पे हो सकता है कि वो उनकी अपनी म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे हो। तो म्यूचुअली सब डिसाइड करेंगे कि क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, जो पार्टनरशिप का रिलेशन रहेगा, हर पार्टनर का क्या रिलेशन रहेगा? प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल का रीजन क्यों है? प्रिंसिपल क्या होता है? जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो कमांड कर सकता है, जो रूल कर सकता है। तो जो एक पार्टनर है वो अपने आप में प्रिंसिपल भी है। और एजेंट कौन होता है? जो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। तो पार्टनर जो है वो एजेंट भी है क्योंकि वो फर्म के लिए काम कर रहा है, और वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि अल्टीमेटली वो ओनर भी है फर्म का। मतलब कि जो 4 के 4 पार्टनर है वो चारों ही तो ओनर्स हैं हमारी फर्म के। तो इसीलिए जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स का रिलेशन क्या रहेगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स में रजिस्टर्ड फर्म एंड नॉन रजिस्टर्ड फर्म, जिसे हम अनरजिस्टर्ड भी कह सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड फर्म। अब इसमें क्या बता रहे हैं? फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती है, रजिस्टर्ड फर्म, नॉन रजिस्टर्ड फर्म। हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। एक होती है रजिस्टर्ड फर्म, एक होती है नॉन रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म कौन सी होती है? जो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू बनाई गई हो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों को ही डिफाइन करता है, जिसमें से कि नॉन रजिस्टर्ड क्या होती है? जो हम ओरली हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपनी फर्म स्टार्ट कर ली। लाइक जैसे 2 फ्रेंड्स हैं ए और बी, उन दोनों ने सोचा कि हमें एक कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ए ने कहा कि मेरे को मार्केटिंग अच्छी करनी आती है, बी ने कहा कि मेरे को कॉस्मेटिक की नॉलेज है। दोनों ने मिलकर अपनी एक फर्म स्टार्ट कर ली और उन्होंने अपने आप ओरली ही म्यूचुअल सेटलमेंट कर ली कि प्रॉफिट का हिस्सा ये रहेगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहेगी। वो फर्म तो होती है नॉन रजिस्टर्ड फर्म, मतलब कि उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं बने, कुछ नहीं बना है। और दूसरी आती है हमारी रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म क्या होती है? जब हम रजिस्टर करा लेते हैं अपनी फर्म को, जब रजिस्टर कराएंगे, जब रजिस्टर्ड होगी हमारी फर्म, तब हम लोग क्या करेंगे? एक हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा। डॉक्यूमेंट मतलब कि एक स्टैम्प पेपर पे हम प्रॉपरली सिग्नेचर वगैरह करेंगे, हर चीज बताई जाएगी कि हमारी कैपिटल कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, हमारे को कितनी सैलरी रहेगी, कितना हमारे को ड्रॉइंग्स रह सकती है, कब से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नेम एंड एड्रेस होगा बिजनेस का। वो सारी की सारी चीजें आती है रजिस्टर्ड फॉर्म में। जब हम स्टैम्प पेपर पे ये सारी चीजें लिखेंगे और उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे उसको सिग्नेचर करेंगे, तब जाके वो वैलिड होगी कि ये हमारी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और नोटरी अटेस्टेड हो जाता है, जिससे कि वो जाके एक पार्टनरशिप डीड बन जाती है, जिसे हम अग्रीमेंट भी कहते हैं। तो अगर रजिस्टर्ड फॉर्म है आपकी, आपने फॉर्म को रजिस्टर कराया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, तो आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे। पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम अग्रीमेंट भी कहते हैं। एग्रीमेंट
ये एक एग्रीमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स अपनी सारी की सारी चीजें बताते हैं, सारे के सारे क्लोजेस लिखते हैं, किस तरीके से हमारा बिजनेस चलेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, हमारा वर्क इन्वायरमेंट क्या रहेगा, वो सारी चीजें। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप इसका अदर नेम है, इसको भी याद ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, थियरी के क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आपको ध्यान ही नहीं रहेगा ये होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है अग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स विच इज सिग्नेचर बाय ऑल द पार्टनर्स एंड अटेस्टेड बाय नोटरी। वो क्या होती है, हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, सबसे पहले तो आएगा कैपिटल। कैपिटल क्या रहेगी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें लिखते हैं। साथ में अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सर जाएगा साथ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं तो साथ के साथ ड्रॉइंग्स भी डिफाइन कर देते हैं कि कितनी हम ड्रॉइंग्स ले सकते हैं, हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉइंग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बताना पड़ेगा कि हमने ड्रॉइंग जो करी है, जो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे पैसा या कैपिटल, उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा। इसमें लिखा जाता है नेम एंड प्लेस ऑफ फर्म, फर्म का नेम और प्लेस, प्लेस मतलब एड्रेस, और पार्टनर, एंड पार्टनर का भी नाम और पता, सब कुछ उसमें बताया गया होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनका वर्क इन्वायरमेंट है, क्या नाम है, वो सारी चीजें उसमें बताया होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी डिफाइन करना जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है, पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्चुअल, एक तो पार्टनरशिप है जो लंबे टाइम तक काम करने के लिए चल रही है, एक होती है पार्टनरशिप कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। तो उस सिचुएशन में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी लंबे टाइम तक चलने वाली पार्टनरशिप भी है तो भी उसमें ड्यूरेशन डिफाइन होनी चाहिए कि जब तक लाइक दूसरे पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती या कोई नया पार्टनर नहीं आ जाता तब तक हमारी ये वाली पार्टनरशिप रहेगी, उसके बाद हम रिन्यू करेंगे। तो वो सारी चीजें इसमें डिफाइन की होती है। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए यहाँ पे डेट बताई जाती है, डेट लिखी जाती है जिस दिन से हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट हुआ होगा, जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा वो डेट क्या होती है, मेंशन की जाती है, जिससे पता चलता है कि आपकी फर्म कितनी पुरानी है। नेक्स्ट आ जाता है सैलरीज, सैलरीज एंड कमीशन टू अ पार्टनर। पार्टनर्स को कितनी सैलरीज और कितनी कमीशन जाएगी वो सारी चीजें डिफाइन की होती हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें डिफाइन की जाती हैं। ये सारी जो जितने ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स रहते हैं जर्नल, और बाकी एक्स्ट्रा एड ऑन होते चले जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। स्टैंडर्ड पॉइंट्स यही है, और इसमें हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें लिखने के बाद जब सारे पार्टनर्स साइन कर देंगे तो ये पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, और ये जब स्टैंपिंग हो जाएगी नोटरी के थ्रू। नेक्स्ट आता है अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। जब नॉन रजिस्टर्ड की बात आएगी तो यानी कि वहां पे पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी नहीं। ये अगर डीड बनी होती तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म तो रहती ही ना। तो यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल्स जो है अप्लाई होंगे। सबसे पहला रूल क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। किसी को भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे नहीं मिलेगी, कोई म्यूचुअली अग्रीड को हम नहीं मानेंगे। और यहाँ पे हमारी क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिफाइन की जाती है कि कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी बेसिस पे हम आगे चल के अपना काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो अग्रीड रेशियो भी जाएगी, यहाँ पे क्या चली जाएगी, इक्वल रेशियो में, मतलब कि 1:1:1:1। अगर 4 पार्टनर है तो चारों की 1:1:1 चली जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ना तो ड्रॉइंग पे कोई इंटरेस्ट जाएगा ना ही कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट जाएगा, बट यहाँ पे डिफाइन किया गया होता है। और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, ना तो कैपिटल पे ना ही ड्रॉइंग्स पे। नेक्स्ट आता है नो सैलरी
एंड कमीशन टू अ पार्टनर। नो सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। पार्टनर को कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि प्रॉफिट के हिस्से से अदर देन प्रॉफिट आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, जैसे सैलरी जाती है पार्टनर्स को, कमीशन जाती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा। एंड द लास्ट वन इज 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म। अब समटाइम्स क्या होता है, फर्म को पैसे की जरूरत है, फर्म अपना पैसा कहाँ से अगर काम करना है तो वो क्या करती है, कैपिटल के थ्रू जो पैसा आता है उसके थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। साथ में कई बार क्या होता है, कैपिटल प्रॉपरली मतलब कैपिटल जो होती है वो कम पड़ जाती है, तो पैसों की जरूरत पड़ती है। तो फर्म क्या करती है, अपने ही पार्टनर से उधार पे पैसा ले लेती है, यानी कि लोन ले लेती है। तो पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन दे देता है। उस सिचुएशन पे 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। मतलब कि अगर आपकी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तब भी, और पार्टनरशिप साइलेंट नहीं है तो एक अग्रीड रेट बता दिया जाता है, और अगर अग्रीड रेट भी नहीं बताया और लोन दिया होगा तब भी 6% इंटरेस्ट जो है वो जाएगा ही जाएगा। तो ये तो थी हमारी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हमारा जो प्रॉफिट है, अभी तक हमने जितना था ये सारा का सारा मीनिंग्स के कंटेक्स्ट में था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अब हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं। पहले हम पढ़ते हैं पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं और पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहला राइट है पार्टनर्स का, राइट टू शेयर प्रॉफिट इन अग्रीड रेशो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो डिफाइन करी गई है। इन केस अगर पार्टनर को उस रेशो में प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता तो पार्टनर के पास राइट है, वो बता सकता है, वो चेक कर सकता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और किस बेसिस पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो सारी चीजें वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू पार्टिसिपेट। हर पार्टनर के पास राइट है हर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। वो चाहे उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम हो, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ना हो, इट डजंट मैटर, उसके पास प्रॉपर राइट है। जो जो बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही है वो हर एक्टिविटी को चेक कर सकता है, उसमें एडवाइजरी दे सकता है, डिसीजन मेकिंग के टाइम वो अपनी बात को रख सकता है। तो उसके पास प्रॉपरली राइट है हर पार्टनर के पास। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आपने क्लास +1 में किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट में एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जिसमें हम सबसे पहले बनाते हैं जर्नल, फिर हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स, फिर बनाते हैं हम सब्सिडरी बुक्स, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस, देन वी गो फॉर ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड देन गो फॉर बैलेंस शीट। ये होती है हमारी अकाउंटिंग साइकिल और इसी को ही हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर इन केस आपको लग रहा है कि कोई फ्रॉड हो रहा है और हमारी फर्म में, तो हर पार्टनर के पास राइट है वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को फिर से खुलवा के चेक कर सकता है। और तो और जो बुक्स ऑफ अकाउंट की एक कॉपी, वो चाहे किसी भी ईयर्स की है, एक कॉपी वो अपने पास रख सकता है, वो चाहे कितने भी ईयर्स की रख सकता है, पर कॉपी वो एक रख सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, भरपाई। भरपाई किस बेसिस पे, अब सपोज एक पार्टनर है, पार्टनर कहीं गया, उसने फर्म के बेसिस पे पेमेंट कर दी, जहां पे फर्म का पे करना बनता था, फर्म के बेसिस पे अगर पार्टनर ने पेमेंट करी है तो वो जो पेमेंट है वो वापस वो फर्म से ले सकता है, क्योंकि वो पेमेंट एक्चुअल में करनी किसको थी, फर्म को करनी थी। तो राइट टू इंडेमनीफाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अब यह है, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको चार्ज करना है, वो चार्ज करेगा ही करेगा। पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली बताया होता है कितनी परसेंटेज वो लेगा अपनी इंटरेस्ट ऑन लोन के बेसिस पे। अगर वो नहीं गिवन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो 6% रहता है, और अगर वो डीड में भी नहीं लिखा तो वो 6% उसको मिलेगा ही मिलेगा। इन केस नहीं मिलता तो वो जाके अपने पार्टनर्स को बोल सकता है कि आप मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन दो। तो ये कुछ राइट्स थे हमारे पार्टनर्स के। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक न्यू अकाउंट बनाते हैं जो कि होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि पार्टनर्स का है और पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है, तो सिर्फ जब प्रॉफिट होगा तभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जैसे कि क्लास +1 में देखा था, ट्रेडिंग P&L बनता है,
P&L में हम लोग क्या कर रहे थे, नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे। नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, अपनी कैपिटल में एड ऑन कर रहे थे लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो सोल प्रोपराइटर था तो उस बेसिस पे डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे और अपनी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहे थे। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि अभी पार्टनर्स को वो प्रॉफिट बटना है। पार्टनर्स को प्रॉफिट बटेगा तो यहाँ पे सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ब्रॉक डाउन हो जाएगा बाय P&L अकाउंट के नाम से। P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ अमाउंट लिख दी जाएगी। और ये जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड जो है पार्टनर्स की इनकम साइड होती है, उसमें पार्टनर्स की इनकम आ जाएगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन एंड द लास्ट वन इज रिजर्व्स। तो ये सारी की सारी क्या होती है, पार्टनर्स की इनकम होती है। रिजर्व्स इसलिए आया क्योंकि प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, तो वो रिजर्व्स में चला जाएगा। और जो पार्टनर्स का एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो एक्सपेंस होता है, वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड ले लेंगे। जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है वो आगे फर्दर चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को फिर से रीएडजस्ट करेंगे, जो कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये जो चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इसमें सिर्फ 3 चीजें बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आज का जो हमारा सेशन था वो प्रॉपर थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर कराऊं। प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, और चाहो तो आप हमारे को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं तक का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।